तो हमने चालू रखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ रहे थे अपन? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बराबर। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आइडियल गैसेस के लॉस देखे। क्या देखे? गैस लॉस, बराबर, ठीक है। उसी को थोड़ा अभी आगे लेके जाते हैं। आज जो चीज पढ़ेंगे उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गैसेस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम के मायने क्या होती है वो समझते पहले, फिर शुरू करेंगे आगे। ध्यान दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है, कितनी टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में। जैसे हैंड को मूवमेंट कितने पॉसिबल है, 1 2, इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 6 पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? 6। अब ये फैन घूम रहा है तो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब इसकी पॉसिबल मोशन कितनी है? सिर्फ 1। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1। तो ये तो मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। लेकिन जब हम गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनर्जीज अवेलेबल, नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जीज। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पॉसिबल एनर्जीज। कितनी एनर्जीज पॉसिबल है उसे क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझना है। क्लियर? क्या कहते हैं इसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हम डिनोट करेंगे सपोज एफ से। अब गैस हमने कितनी टाइप के पढ़ी है? सपोज एक मोनोएटॉमिक गैस, दूसरी डायएटॉमिक, तीसरी पॉलीएटॉमिक। एक तो मोनोएटॉमिक होंगी, या तो डायएटॉमिक होगी, या तो पॉलीएटॉमिक। ऐसी 3 तरह की गैसेस रह सकती है, मोनो, डाई, पॉली। तो तीनों के लिए हमें ये पढ़ना है। तो रिप्रेजेंटेशन को पॉसिबल एनर्जीज कितनी पॉसिबल है उसे क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, अब सपोज हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैस। अब मोनोएटॉमिक गैस मतलब कौन से आते हैं? ऑल इनर्ट गैस, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब कौन सी गैसेस है? मोनोएटॉमिक। सर इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं हम उसे। कौन से एलिमेंट बोलते हैं? इनर्ट गैस। अब मैं अगर इसका एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो मोनोएटॉमिक है तो एक एटम का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, बराबर है? ठीक। अगर मैं इसको स्पीड की बात करूं तो इसको अगर वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी की पॉसिबल डायरेक्शन कितनी हो सकती है? 3। क्योंकि v कैसे लिखते हैं अपन? vxi प्लस vyj प्लस vzk। अरे सही है क्या? यस और नो? तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर। सही है? अरे हाँ या ना? अब अगर मैं इसके हिसाब से जाऊँ तो इस x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन हो गया? vx, y डायरेक्शन में vy, z डायरेक्शन में vz। तो इस गैस के पास इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है vx के कारण, इस डायरेक्शन में मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, कौन सी काइनेटिक? ट्रांसलेशनल। कौन सी? तो ये हो सकता है हाफ m vx का स्क्वायर, हाफ m vy का स्क्वायर, हाफ m vz का स्क्वायर। मतलब 1 2 और 3, मतलब 3 पॉसिबल एनर्जीज है। कितनी एनर्जीज पॉसिबल है? 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितनी हो गई भैया? 3। समझ गए क्या? जितनी पॉसिबल एनर्जीज उतनी क्या रहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 पॉसिबल थी, 3। अब अगर मैं बोलूं कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, या फिर ऐसे रोटेट हो रहा है वाई के अबाउट, या ऐसे ओमेगा एक्स से इधर, या फिर ओमेगा वाई से, या फिर ओमेगा से, तो अगर वो मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी रह सकती है? रोटेशनल की रह सकती है। तो रोटेशनल क्या होता है? हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। ये कहाँ से लिया? हमने ऑलरेडी पढ़ा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशन। तो मैंने अगर तीनों डायरेक्शन के लिए लगाया तो ये कुछ ऐसे 3 बनेंगे।
लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है अगर एक्सिस इसमें से पास हो रहा है मास में से और उसके मास का सेंटर से कुछ भी डिस्टेंस नहीं है तो उसका इनर्शिया तो जीरो होगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर रहता है इनर्शिया। क्या रहता है? हमारा स्क्वायर। एटम तो बहुत छोटा है तो उसके मास और रेडियस कुछ भी रहेगी तो ये भी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो। मतलब मोनो एटॉमिक गैस के पास कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचती है? सिर्फ 3। कौन सी? ट्रांसलेशनल। तो हम बोल सकते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है भैया कि मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती? 3। खत्म। इतने डिस्कशन पे से तो हमें इतना ही याद रखना है। समझ गए क्या? ये इसकी कोई जरूरत? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। समझ गए? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो क्या याद रखोगे? मोनो एटॉमिक गैस के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। समझे? चलो आगे। अब आता है डायटॉमिक। देख लो, समझ के बस याद ही रखना है कुछ चीजें, बात कुछ नहीं है। अब कौन सी गैस है? डायटॉमिक। अब डायटॉमिक मतलब CO2, CO बराबर है, कोई भी गैस, ये सब कौन सी है? डायटॉमिक। कौन सी है? डायटॉमिक। चलो, तो डायटॉमिक में क्या होगा? अब CO2 की अगर मैं बात करूं तो ये C रखा है, इधर एक O है और इधर एक O है। अरे चलेगा? CO2 की बात करूं तो ठीक है। अब अगर मैं इसमें भी एक्सिस ले लूं, X, Y और Z, तो हमें पता है इस डायरेक्शन में Vx रह ही सकता, इस डायरेक्शन में मतलब ये तो फिक्स है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशनल वाली, कौन सी? ट्रांसलेशनल। ये तो 3 रहेंगी। कितने रहेंगे? अब फिर से थोड़ी लिख के बताऊंगा, हाफ m Vx स्क्वायर, हाफ m Vy स्क्वायर, हाफ m Vz स्क्वायर। इनके कारण कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी? फिक्स 3। मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। अब रोटेशनल की बात करते हैं, ध्यान दो। अगर मैंने बोला ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, कितने से? ओमेगा एक्स से। वाई के अबाउट ओमेगा वाई से, जेड के अबाउट ओमेगा जेड से। सही है? क्या क्या क्या? O2 लेते ना अपन। देखो ध्यान, ठीक है, इधर आएंगी NH3, ये जाएंगी पॉली में, क्या में जाएंगी? पॉली में। उसमें लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, क्लियर? ध्यान। अब C, ठीक है, तेरे को लगता है तो मैं CO ले लेता, चलेगा? कौन सी गैस ले ली? CO ले ली डायटम में। वो कंफ्यूज हो रहा है कि पॉली लेंगे उसको, ठीक है, तो CO पकड़ो। तो ये क्लियर हो गया इन दोनों की बात। तो एक तो फिक्स है अपना VF के डायरेक्शन में, एक तो फिक्स है VY, एक तो फिक्स है VZ। क्लियर हो गया? अब अगर मैं X डायरेक्शन के अबाउट घुमाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों X पे ही है, दोनों काय पे है? X पे, तो रोटेशन होगा। लेकिन अगर मैं Y के अबाउट घुमाना चाहूँ तो ये ऐसे रोटेट हो सकता, सही है? मैं Z के अबाउट घुमाना चाहूँ तो इधर भी पॉसिबल है। मतलब रोटेशनल कितने पॉसिबल है? 2। 3 में से कितने पॉसिबल है? 2। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी? रोटेशनल वाली कितनी पॉसिबल हो जाएंगी? 2। कितनी पॉसिबल हो जाएंगी? 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 5, जिसमें 3 कौन सी रहेंगी? ट्रांसलेशनल, प्लस 2 कौन सी रहेंगी? समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो आपको क्या याद रखना है? डाई एटॉमिक अगर गैस है तो उसके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5, जिसमें से 3 कौन सी है? 2 कौन सी है? खत्म। हमें इतना याद चाहिए। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अब डाई के बाद कौन सी आती है? पॉली। अब पॉली एटॉमिक में 2 कंडीशन आती है, बस ये भी सीधा याद रखेंगे। अब पॉली एटॉमिक में 2 तरह की गैस रह सकती है, एक तो लीनियरली एटॉमिक या फिर नॉन लीनियर। लीनियर मतलब उसके जो भी कंपोनेंट्स है 2 से ज्यादा, वो सब एक ही लाइन में है, सबके सेंटर ऑफ मास
एक ही लाइन में, तो उन्हें कौन से एटॉमिक बोलेंगे अपन? लीनियर। अगर रैंडम रखे NH3 के जैसे, बराबर, ठीक, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे आप? नॉन लीनियर। क्या बोलेंगे? तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर लीनियर है, कौन सी है? लीनियर, तो इसके पास सीधे सीधे 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, मतलब टोटल कितने रहेंगे? 5। क्लियर? कितने रहेंगे? 5। अगर नॉन लीनियर है तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 6। टोटल कितने? मतलब हर एक्सिस के अबाउट घूम सकेंगे, हर एक्सिस के अबाउट घूम सकेंगे। अब एक नोट करके पॉइंट रखना, इफ एन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला गया कहीं पे, कौन से? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बोला गया, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? F+n। कितने हो जाएंगे? एडिशनल एक अगर आ गया, कौन सा? वाइब्रेशनल। कौन सा आ गया? तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, वो भी क्या करना पड़ेगा? रहता नहीं है, पर एक दिया रहा तो। क्लियर हुआ? तो जब इतना अपन ने अभी पढ़ा, उसमें से आपको क्या याद रखना है? मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, पॉली के लिए 5 भी रह सकते, 6 भी रह सकते। 5 कब लीनियर रहा तो, 6 कब नॉन लीनियर। सर पता नहीं रहा लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर मान के चलो। क्या मान के चलेंगे? नॉन लीनियर। लीनियर कब मानना? फिर बोला होगा तो, अदरवाइज नॉन लीनियर। क्लियर? अरे यस और नो? समझ गए? तो मोनोएटॉमिक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक 5 और पॉलीएटॉमिक 5 या फिर 6। लीनियर रहा तो 5, नॉन लीनियर रहा तो 6। मोस्ट प्रोबेबली कौन सा यूज करेंगे अपन? 6। लीनियर बोलेंगे क्या? नहीं। लीनियर कब बोलना? कहा गया हो तो, अदरवाइज नहीं। समझ गए? चलो, अब ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इस बेसिस पे एक लॉ हमें बताया गया, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अभी जो पीछे अपन ने तीनों इस पे पढ़ा, तो वो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत, आपको सिर्फ क्या लिखना है? मोनो के में कितने हैं? 5, डाई में, सॉरी मोनो में 3, डाई में 5 और पॉली में 5 या फिर 6। कब क्या है वो लिख लेना, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखो नाम ही है इसका, इक्विपार्टीशन, मतलब एक जैसे पार्ट करना, मतलब क्या? इक्वल पार्ट्स करना। तो इसका कहना ऐसा है, गैस के पास जो भी टोटल एनर्जी होती है, गैस की जो भी टोटल एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या होती है? इक्वली। तो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो इसने कहा टोटल एनर्जी ऑफ गैस, the total energy of gas is distributed equally amongst each degree of freedom, and is equal to half kT। कितनी? हाफ kT। समझ में आया? मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितनी एनर्जी रहेंगी? 2 डिग्री है तो 3 है तो 5 है तो 5। समझ गए? तो ध्यान देना इधर। तो इस पे से मैं एनर्जी कैसे लिख सकता हूं? एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1। तो ये क्या हो जाएंगी? हाफ kBT। सही है क्या? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितनी एनर्जी बोला हमने? हाफ kBT। कितनी बोला? हाफ kBT। अगर मैंने बोल दिया विथ F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी क्या हो जाएंगे भैया? F/2 kBT। F से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 है तो 2, 4 है तो 5 है तो, ध्यान देना बराबर अब मैं क्या बोल रहा हूं। ये सेम था स्टेटमेंट।
एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल विथ f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बे? Na कितने होते हैं? तो ये इक्वेशन बदल के क्या हो जाएगा? F/2 Na Kb इंटू टी। समझ में आया? आया ना? अरे हो या नहीं? F/2 Na Kb इंटू टी। क्लियर है? समझ गए? ये 1 मोल की बात हुई। किसकी बात हुई? 1 मोल। फॉर n मोल्स बोल दो तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो ये बेसिकली मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? F/2 RT लिख सकते क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है भैया Kb यानी क्या होता है? R/Na। तो R क्या होगा? Na इंटू Kb। सही है? यही फॉर्मूला मैं अगर बोलूं एनर्जी ऑफ n मोल, एनर्जी ऑफ n मोल विथ कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं अपन? F। तो ये ऐसा बन जाएगा कि F/2 nRT। हाँ या ना? F/2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर F/2 P इंटू V, क्योंकि PV बराबर nRT। अब ये PV बराबर क्या होता है? समझ में आया? यस और नो? अगर मैंने अब बोला मोनो एटॉमिक तो आप F की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3। मैंने बोला डायटॉमिक, F की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 5। मैंने बोला पॉली एटॉमिक, F की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 6। सही है? अरे समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? यस और नो? तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का सिंपली ये कहना है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितनी एनर्जी जाएंगी अपनी? हाफ kBT। कितनी एनर्जी जाएंगी? हाफ kBT। तो जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएंगी, जितने कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतनी एनर्जी कम। समझ गए क्या? यस और नो? क्लियर है? समझ में आ गया क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? तो इस पे से मैं ऐसा लिख सकता फिर फॉर कौन सी गैस? मोनोएटॉमिक गैस। फॉर मोनोएटॉमिक गैस यू क्या हो जाएगा अपना? 3/2 kBT या फिर 3/2 RT। n दिया होगा तो n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए F कितना है? 3। फॉर डायएटॉमिक लिखना हो तो U बराबर 5/2। सही है? फॉर पॉलीएटॉमिक बोला तो इसमें 2 आएंगे। ऐसे क्या? एक तो ये अपना 6/2 kBT। मैं इसे देखो ऐसे भी लिख सकता 3/2 kBT प्लस 2/2 kBT। कैसे क्या लिखा ये भैया? 3 ट्रांसलेशनल के लिए, 2 रोटेशनल के लिए। सही है क्या? अरे यस और नो? मैं इसे भी लिख सकता हूँ ऐसा 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT। तो इसमें के 3 समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ क्या? तो आसान सा पार्ट है, कोई मुश्किल है क्या? नहीं, सिंपली याद रखना है, बस याद रखनी है चीजें। क्या याद रखेंगे? मोनोएटॉमिक गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3। डायएटॉमिक के पास 5, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 पॉलीएटॉमिक के पास लीनियर रहा तो 5, नॉन लीनियर रहा तो 6 कैसे? 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितनी होती है? हाफ kBT। कितनी होती है? हाफ kB इंटू T हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? F/2 kBT। F पुट करो, मोनो है तो मोनो का पुट करो, डाई है तो पॉली है तो। क्लियर है क्या? यस और नो? चलो पहले इतना लिख लेते फटाफट। तो डायरेक्ट मैं यहां से लिखने को बोलता लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अरे उस तो सीधा याद ही रखना है ना। चलो ठीक है, फटाफट पहले इतना लिखो फिर और करते हैं। क्या है अपना? मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 kBT, डाई एटॉमिक के लिए 5/2 एंड पॉली एटॉमिक के लिए 6/2। ठीक है। अब जो चीज हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। वैसे तो ये हीट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता चले। ध्यान देना बराबर।
इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी अलग अलग नाम क्यों, समझ में आ जाए, ध्यान दो पहले। अगर अपने पास कोई गैस है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी क्या है, सब्सटेंस, कोई कंटेनर के अंदर कोई भी रखा हो, लिक्विड भी रह सकता, सॉलिड भी रह सकता और गैस भी रह सकता। एक कंटेनर के अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस लिया है जिसमें क्या क्या अपने पास, एक तो लिक्विड है या फिर गैस है या फिर सॉलिड। अब मैं इसे हीट कर रहा हूं, ध्यान देना, इसे क्या कर रहे हैं अपन, हीट। अब हीट करने से इसका टेम्परेचर मुझे बदलना है 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा कि अलग अलग होना चाहिए सेल्सियस और केल्विन में? अबे माटी खाए हो। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 10, 11 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1। इनका भी कितना आएगा, तो सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, डिफरेंस क्या आएगा, सेम। ठीक है, थोड़ा जेवण करत जमाती कमी खान सकता। चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 1 केल्विन, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, वेदर इट इज गैस, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे टेम्परेचर 1 केजी सब्सटेंस है अपने पास, कितना है ये, 1 केजी है, 1 केजी का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से बदलना है, उसके लिए जो हीट लगती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ये लिख लेंगे अपन डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा बोल रहे हैं अपन, सॉलिड भी रह सकता, लिक्विड भी रह सकता और गैस, बाय कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज, क्या बोला है इसे, स्पेसिफिक हीट। अब ध्यान देना सर, फिर मोलर क्यों, देखो अभी हमने मास के लैंग्वेज में बात करी, किसकी लैंग्वेज में बात करी, तो ये होती है स्पेसिफिक हीट। मास के लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्पेसिफिक। अगर गैस की बात में मोल्स में करूं, किस में बात करूं, मैंने 1 केजी की जगह बोल दिया 1 मोल ऑफ गैस है, कितनी गैस है, तो वो बन जाएंगी मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बन जाएगा, क्लियर है, समझ गए? केजी की जगह मैंने क्या ले लिया, मोल, तो ये क्या बन जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। कौन सी स्पेसिफिक हीट? अब जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं तो इनकी कोई टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं होती, उनकी एक ही टाइप रहती है, बराबर है, उनकी एक ही वैल्यू। जैसे वाटर है तो वाटर की एक ही स्पेसिफिक हीट है 4.187 जूल पर केजी की, सॉलिड की भी एक ही रही। लेकिन गैस के केस में 2 तरह की स्पेसिफिक हीट रह सकती है। किसके केस में, गैस। इतना क्लियर हो गया ना? कोई भी सब्सटेंस का अगर आपने 1 केजी लिया, उसका टेम्परेचर कितने से बदलना है, 1 से, कितने से बदलना है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। गैस के केस में 1 केजी की जगह हम क्या लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस लेंगे। क्या लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस नहीं, तो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर, समझ गए? तो अब जो गैस है उसमें 2 तरह की स्पेसिफिक हीट रहेगी। किस केस में, गैस के केस में। फिर से ध्यान रखना, मोल्स लिए तो मोलर नाम आगे लग जाएगा, मीनिंग तो वही रहेगा, मीनिंग बदलेगा क्या, नहीं। अब ऐसा क्यों है कि गैस में 2 तरह की बोला मैंने? अब ध्यान दो, मैंने आपसे कहा एक कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटा, पिस्टन। इसके ऊपर मैंने कुछ वेट रख दिया, इसमें गैस है। दूसरा कंटेनर सेम वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया।
इसमें भी गैस है, इसमें भी क्या है, गैस है। दोनों में फर्क है, यहाँ पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता, समझ गए, यहाँ फिक्स है तो यहाँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं बोल दूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट। दोनों में हमें यही चाहिए कि यहाँ पे भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। दोनों कंडीशन में टेम्परेचर कितने से बदलना है, 1 से, उसी को हमने स्पेसिफिक हीट बोला है, सही है। दोनों में 1 मोल ऑफ गैस है, सपोज कितनी गैस है, 1 मोल, ठीक है। केजी में बोलेंगे तो स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, फर्क इतना ही है, सिर्फ नाम का फर्क पड़ेगा, सही है। मुझे बताओ कौन से इसमें टेम्परेचर जल्दी बदलेगा, इधर इधर, मैंने क्या पूछा समझ में आया ना, कौन से कंडीशन में टेम्परेचर जल्द से जल्द 1 डिग्री सेल्सियस से बदलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कि प्रेशर कांस्टेंट। चलो लेफ्ट वाला कितने लोगों को लगता है, अबे हाथ ऊपर करो कमीनो, चलो बोलो, इधर भी इधर, इधर, ये कौन है ये तो बताओ, ये कोई भी नहीं क्या, सर बात का है, सोलंकी है कोई, दूसरा, दूसरे में कौन कौन है, इसमें भी 2 लोग, बाकी के सब ये सही था। तो एक पहला, एक तो इधर है और एक इधर, दोनों में फर्क क्या है ये समझो। यहाँ जैसे जैसे गैस हीट होंगी, कांस्टेंट क्या है बेटा, हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहा तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज, अगर ये पिस्टन मूव हो सकता है तो ये पिस्टन को ऊपर ऊपर ढकेलेगा तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, गैस एक्सपांड होगी ना, गैस क्या होगी, एक्सपांड। यहाँ पे गैस का फिक्स है तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, गैस का क्या बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ जो भी आपने हीट सप्लाई करी होंगी, जितनी भी सप्लाई करी क्यू हीट, तो ये 2 कामों में यूज हो रही है। कौन से 2 काम, एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना, दूसरा इस पिस्टन को, बराबर है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि 100 जूल लगती है एक से टेम्परेचर बढ़ाने को, कितनी लगती है, 100। अब 100 में कि 30 अगर इधर यूज होगी तो इधर तो 70 ही मिलेंगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा, बराबर है। अमाउंट ऑफ हीट भी क्या लगेगी, ज्यादा, क्योंकि मुझे 130 भेजनी पड़ेंगी फिर, अगर 100 चाहिए तो 30 का आ जा रही है पिस्टन को, समझ गए। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपने हीट सप्लाई करी पूरी की पूरी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में ही काम में आ रहे, दूसरा कोई काम। तो यहाँ टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। तो गैस के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी तरह की रहेगी, 2, एक एट कांस्टेंट प्रेशर, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी यानी क्या बोलेंगे अपन, मोलर स्पेसिफिक हीट एट क्या, कांस्टेंट प्रेशर। सीवी यानी क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन वही है, सिर्फ आगे क्या लगाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट किया तो सीपी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट किया तो सीवी। तो ज्यादा कौन रहेगा, सीपी। तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सीपी हमेशा सीवी से क्या रहेगा, ज्यादा। तो इसमें ज्यादा हीट लगेंगी ना, अरे हाँ या ना, बराबर। यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ कम हीट में काम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कौन ज्यादा रहेगा, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अब इनके बीच एक रिलेशन है जिसे मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं, पर पहले ये ध्यान रखो। एक तो सीपी बाय सीवी को बोला जाता है गामा, गामा यानी कौन होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स। ये पहले भी यूज कर चुके अपन साउंड वेव्स में, याद आता। और दूसरा रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। क्या होता है, आर। अगर मैं यहाँ से सीवी कॉमन निकालूं तो ये ऐसा बनेगा, सीपी बाय सीवी माइनस 1 बराबर आर। तो सीपी बाय सीवी तो गामा है ना, तो सीवी इंटू गामा माइनस 1 बराबर आर। तो सीवी बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है क्या, अरे यस और नो। तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, हाँ या नहीं। तो कोई भी कंटेनर में अगर आप 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से बढ़ाते हो, उसके लिए जो हीट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट।
क्या बोलते हैं? बराबर। गैस के केस में कितनी रह सकती है? 2। एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या रहेगी? ज्यादा। क्लियर हुआ? चलो अब ध्यान दो। अब हमने जो गैस की एनर्जी बनाई थोड़ी देर पहले, क्या बनाया पहले? एनर्जी ऑफ गैस U बराबर, ये अपना आया फॉर्मूला, F/2 kB इंटू टी, या फिर F/2 R इंटू टी। बराबर। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो एक हमें याद रखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस du बराबर होता है mCV dt। क्या होता है? mCV dt, du बराबर। तो इस पे से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू कितना लिया? 1, तो CV बराबर क्या हो जाएगा? du बाई dt। अब सही है क्या? CV बराबर क्या हो जाएगा? du बाई dt। क्लियर? ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इसके बराबर है। तो इस पे से मैं CV CP हर एक गैस के लिए निकाल सकता। देखो, फॉर मोनो एटॉमिक अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए एनर्जी कितनी थी भैया? 3/2। कितना था? तो पहले जनरल वाला लिख लेते हैं, फिर मोनो एटॉमिक वगैरह डायरेक्ट पुट कर देंगे, 3-3 करने से अच्छा। तो मैं इस पे से ऐसा बोल सकता, CV बराबर dd ऑफ क्या है अपने पास? F/2 R इंटू टी। तो टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो CV बराबर क्या आ गया? F/2 R। अब CP माइनस CV बराबर R है, CP माइनस CV बराबर क्या है? तो यहाँ से CP बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस CV। तो ये बन जाएगा CP बराबर R प्लस CV। CV की वैल्यू कितनी है? F/2 R। तो ये हो जाएगा 1 प्लस F/2 इंटू। सही है क्या? अब इसमें F पुट करेंगे तो हर एक गैस का मिलते जाएगा। 3 पुट करेंगे तो मोनो एटॉमिक, 5 पुट करेंगे तो डायएटॉमिक, बराबर। 6 पुट करेंगे तो पॉली एटॉमिक। सही है। इसी पे से अगर मैं CP बाई CV निकालूं, ये डिवाइड बाय ये कर देंगे तो RR कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस F/2 अपॉन F/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 प्लस F/F बचेगा, मतलब 1 प्लस 2 बाय F। CP बाई CV यानी कौन? गामा। तो ये भी मिल जाएगा F के फॉर्म में। कैसे सॉल्व किया? 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस F ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? F। 2 बाई F, F बाई F क्या हो गया? 1। अरे सही है क्या? अब इन्हीं पे से मैं हर एक गैस के लिए लिख सकता। किसके लिए लिख सकता हूँ? हर एक गैस। तो कौन कौन सी गैस है अपने पास? एक कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक, दूसरी डायएटॉमिक, तीसरी पॉली एटॉमिक। चलो मोनो एटॉमिक के लिए CV बताइए कितना आ जाएगा? 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 3/2 R। CP कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3/2, 2 प्लस 3, 5/2 R। अब गामा क्या होता है? CP बाई CV। तो देखो 5/3 लिखा है क्या ऐसा कभी तो भी? गामा इक्वल टू 5/3 फॉर मोनो। तो यहां से पता चला, समझे क्या? डायएटॉमिक के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो CV कितना बन जाएगा? 5/2। सही है। CP कितना हो जाएगा? 7/5, सॉरी 7/2। अरे सही है क्या? 7/2। गामा कितना हो जाएगा? 7/5। कुछ याद आ रहा? यही लिखा है डायएटॉमिक के लिए 7/5। पॉली के लिए आप लिख सकते हो। समझे क्या? हाउ या नहीं? तो ये यहाँ से पता चला हमें गामा क्या है, CP क्या है, CV की वैल्यू क्या है। क्लियर हुआ? अरे ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चाहिए? ये जो F के फॉर्म में फॉर्मूले ये पता चाहिए। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी रही तो खुद करके निकाल के आना चाहिए। समझ गए? यस और नो?
क्लियर है क्या? लास्ट चीज, अब ये तो हमने इंडिविजुअल बातें करी। अगर मिक्सचर रहा, क्या रहा? मिक्सचर, मतलब 2-3 गैसेस को क्या कर दिया? मिक्स। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? ध्यान देना, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने। अगर मिक्सचर है तो पूरे मिक्सचर की एनर्जी, सबके एनर्जीज की क्या हो जाएंगी? एडिशन। सही है, सबकी क्या हो जाएंगी? एडिशन। अगर मुझे मिक्सचर का सीवी निकालना है तो मैं सीधे सीधे हर एक का सीवी और नंबर ऑफ मोल्स लूंगा, जितने होंगे डिवाइड बाय सबके नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर n नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर किया तो ऐसे निकालेंगे। सीपी निकालना हो तो सीपी के लिए भी सेम रहेगा, n1 cp1 n2 cp2 एंड सो इधर नीचे। अरे ठीक है क्या? चलो, अगर हमें ग्यामा निकालना रहा मिक्सचर का तो उसके लिए भी एक रिलेशन है, ग्यामा ऑफ मिक्सचर -1। सभी मोल्स की क्या करे? एडिशन, इक्वल टू n1 के नीचे आएगा ग्यामा 1 -1, n2 के नीचे ग्यामा 2 -1, ऐसे जितने होंगे सब। ठीक है क्या सर? फिर इसका क्या काम? इन दोनों का रेशियो लेके तो निकाल, लेकिन ये दिया ही नहीं हो तो, हमें ग्यामा ही दिए हो तो फिर इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या? इन जनरल हम बोल सकते हैं ग्यामा बराबर Cp ऑफ मिक्सचर अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर। आप ये भी लिख सकते हो Cp ऑफ मिक्सचर माइनस Cv ऑफ मिक्सचर बराबर R। अरे ठीक है क्या? मिक्सचर का अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है तो मैं उसको भी लगा सकता हूँ, अपॉन। ठीक है क्या? इनडायरेक्टली हम हर एक का क्या निकालते जा रहे हैं? मीन। क्या निकालते जा रहे हैं? क्लियर हुआ? यस और नो? समझ में आया क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया अभी अपन ने? स्पेसिफिक हीट पहले, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अगर आपके पास 1 kg सब्सटेंस है, कोई भी रहे, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस, अगर आपको उसका टेम्परेचर कितने से बदलना है? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? तो इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा? Cp बराबर, अगर मैं बोल रहा हूँ Q बाय मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो Q का यूनिट जूल, मास का केजी, टेम्परेचर का केल्विन। अगर मैं मोल्स में बात कर रहा हूँ तो केजी की जगह कौन आ जाएगा? मोल। केजी की जगह कौन आ जाएगा? मोल आ जाएगा। ठीक है, तो गैस और सॉलिड और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट के कोई टाइप होते नहीं है। गैस में 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर रख के या फिर कांस्टेंट प्रेशर में हीट ज्यादा लगेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कम, इसलिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो उनके बीच के कुछ रिलेशन है। Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp माइनस Cv बराबर R, Cp अपॉन Cv को क्या बोला हमने? ग्यामा। तो ये फॉर्मूले बने। ठीक है, तो और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस में अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसका फॉर्मूला सिंपली क्या है? NCV dt। क्या है? तो यहाँ से हमने Cv क्या लिखा? du बाय dt, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ U का जनरल फार्मूला पुट करके जनरल फार्मूले बनाए हमने। Cv का जनरल फार्मूला, Cp का जनरल फार्मूला, ग्यामा का भी जनरल फार्मूला। सही है? अबे हाँ या ना? ठीक है, चलेगा। फिर मिक्सचर के लिए कुछ कंडीशंस जो हमें याद रखनी है, जो हमें समझ में आ गया। यहाँ से लिखना है। अभी जो डीपीपी थी, बीच में एक डीपीपी रह गई थी ना अपन ने, डायरेक्ट 4 पे से 6 पे गए थे शायद। कौन से नंबर की थी? दूसरे, है ना? ठीक है, तो समझ में आया। तो अपन डायरेक्टली कौन सी बीच वाली एक छोड़ी थी ना अपन ने डीपीपी, तो आप वो वाले क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, देखो पेज नंबर 42 पे के 12, 13, 14, 15, 16 ये सॉल्व एग्जाम्पल 17, 18 इतने ट्राई करने हैं।
42 पेज नंबर पे सॉल्व वाले, बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करने की कोशिश करना गरीबों। एंड डीपीपी 2 इतना ट्राई करना है। ये लो, कल जो क्लास होगा, कल क्लास है, कल जो क्लास होगा उसमें सिर्फ क्या होंगे, क्वेश्चंस। क्या होंगे? तो उसके लिए आप लोगों ने पूरे फॉर्मूले पढ़े हुए चाहिए। दूसरा, जितने क्वेश्चन करने को बोले उतने ट्राई किए हुए चाहिए। जो नहीं जमे वो तो बताऊंगा, लेकिन खुद से ट्राई किए हुए चाहिए। देखो इसमें कोई मतलब नहीं, मैंने एक क्वेश्चन लिया उसमें वेन्यू बदल के आपको बोला करके बताओ, तो वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता। फर्स्ट टाइम कंसेप्ट पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आप लोगों ने खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो अपने को अंडरस्टैंडिंग आती है अननोन क्वेश्चन को कैसा सोचना है। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो कोई काम की बात, वो तो आसान काम है। यहाँ एक लिया वैसे ही होमवर्क दिया, उसमें क्या क्या दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हर बार पहले क्वेश्चन करने के लिए बोलता हूँ, फिर बाद में अपन लेते, सो दैट आप लोग खुद से रीड करो। मतलब अपने को क्या समझाओ पता चल जाता ना, अपन किस वजह से सोच रहे हैं, पढ़ाई हुई चीजों को किस वजह से अप्रोच लगा रहे हैं, सही है। तो इसलिए तो एक्सरसाइज भी बोली थी DPP 1, DPP 2, DPP 3, तो इतना जितने जमे उतने करना है। टारगेट ये रखो कि कल अपना KTOG का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, अपने को रखना है, सो दैट मंडे से क्या चालू हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स। एक दो चीजें बतानी है कल आप लोगों को, एक बैरोमीटर क्या होता है वो बताना है, प्रेशर का फॉर्मूला, बस। फिर क्वेश्चन ही करने हैं, क्या करने हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, चलेगा, यस और नो। तो कंटेंट वाइज KTOG खत्म हो गया। अभी हमें क्या करने हैं, कल सिर्फ क्वेश्चंस क्या लगाएंगे, जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, चलेगा, ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो भी आ जाएगा आज, कोई नहीं, ठीक, चलो।